हेलो बच्चों, चैप्टर सेकंड का टॉपिक है बीजांड के प्रकार। हमने आपको बता दिया था 6 प्रकार के बीजांड होते हैं। किस आधार पर बांटा गया है इनको? बीजांड द्वार की स्थिति, निभाग की स्थिति और बीजांड वृंत की स्थिति पर। पहला मैंने बता दिया था कि एक सीधी रेखा में होते हैं बीजांड द्वार और बीजांड वृंत। इस प्रकार बीजांड द्वार, निभाग और वृंत एक सीधी रेखा में होते हैं, इसीलिए इसे ऋतु बीजांड कहते हैं। इस कुल में अधिकतर क्या कहते हैं, प्रतीप बीजांड बताया था कि इसका बीजांड वृंत जो होता है 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। बीजांड वृंत की पार्श्विक वृद्धि होती है और इस प्रकार बीजांड द्वार और निभाग जो होते हैं क्या होते हैं, हाइलम जो बीजांड द्वार होता है इस प्रकार ये हाइलम के पास होता है, आधा निभाग ऊपर की तरफ होता है। ये प्रतीप बीजांड मतलब 82% कुलों में, आवृत्त बीजी के 82% कुलों में ये पाया जाता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका वक्र बीजांड। वक्र बीजांड जो है लैंग्यूमिनेसी, जितने भी दाल कुल है, कौन सा है? दाल कुल, जिसको लैंग्यूमिनेसी कहते हैं। लैंग्यूमिनेसी भी बोलते हैं, मोनेसी भी बोलते हैं। लैंग्यूमिनेसी कुल में ये वक्र प्रकार का बीजांड पाया जाता है, जितने भी दाल वाले प्लांट हैं। इसमें किस प्रकार का होता है कि बीजांड वृंत जो है इस प्रकार और ये इस प्रकार 90 डिग्री का एंगल निभाग, और बीजांड वृंत किस प्रकार 90 डिग्री, निभाग ये है निभाग और बीजांड वृंत 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, एंगल पर स्थित होते हैं। और जो बीजांड काय होता है वो बीजांड और काय और भ्रूण कोश जो होते हैं, ये भ्रूण कोश जो होते हैं घोड़े की नाल के समान होते हैं, घोड़े की नाल की आकृति के हो जाते हैं। ये इस प्रकार अध्यावरण आ जाएंगे। तो बीजांड वृंत कैसा होता है? घोड़े की नाल के जैसा होता है। ये वक्र प्रकार का अधिकतर लैंग्यूमिनेसी कुल, फेबेसी कुल मीन्स दाल वाले कुल में पाया जाता है। अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड, अनुप्रस्थ मतलब कुछ ऐसा है ना, क्षैतिज रूप से इस प्रकार हो, सारे भाग कैसे हो, ये 90 डिग्री एंगल पर कौन हो, इसके वृंत के ऊपर ये सारे कैसे हो, 90 डिग्री एंगल पर घूमे हुए हो इस प्रकार। और ये हो इसके बीजांड वृंत। यहाँ पे आ गए, ये अध्यावरण है दोनों, बाह्य और अंत्य अध्यावरण। इस प्रकार ये दोनों क्षैतिज हो, निभाग भी और बीजांड काय भी, भ्रूण कोश भी, बीजांड द्वार भी, ये सब कैसे हो, एक क्षैतिज दिशा में हो, तो इसे कहते हैं अनुप्रस्थ बीजांड का। और कैसे हो, ये सारे 90 डिग्री के बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित हो। तो इस प्रकार ये हुआ अनुप्रस्थ। रेनन कुलेसी कुल में पाया जाता है। कुल के नाम याद रखना है आपको, ये रेनन कुलेसी कुल में होता है और ये लैंग्यूमिनेसी, ये अधिकतर आवर्त बीजियों में पाया जाता है। अर्ध प्रतीप हमने पढ़ा था, ऐसे घूम जाता है, जबकि ये थोड़ा ऐसे ना घूम कर यहीं पर इस प्रकार ऐसे हो जाता है, अर्ध प्रतीप टाइप में हो जाता है। ये बीजांड द्वार है, ये बीजांड काय है और इस प्रकार मतलब नीचे ना झुककर 180 डिग्री के कोण पे ना झुककर 90 डिग्री हल्का सा समकोण पर होता है। और इस प्रकार बीजांड वृंत अर्ध प्रतीप प्रकार का बीजांड वृंत पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रेनन कुलेसी कुल में पाया जाता है अर्ध प्रतीप प्रकार का। अब आता है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड में बीजांड वृंत जो होगा, ये बीजांड वृंत कुंडलित हो जाएगा इस प्रकार, 360 डिग्री के एंगल पर पूरा घूम जाएगा और यहाँ पर बीजांड द्वार होगा इस प्रकार अंदर की तरफ, और ये बीजांड काय होंगे बीच में। तो इस प्रकार 360 डिग्री के कोण पर घूम जाए, उसे क्या कहेंगे? कैक्टेसी जो कुल है, कैक्टेसी, कैक्टस सुना है आपने, कैक्टस। तो उस कुल के सारे जो पादप हैं वो सारे किसमें आते हैं? उनमें कैसा बीजांड पाया जाता है? कुंडलित बीजांड पाया जाता है। आपको इसमें और इसमें आपको विशेष रूप से अंतर याद रखना है और इनके सबके उदाहरण याद रखना है और नाम याद रखना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, गुरु बीजाणु
जनन। क्या? प्रसूप कोशिका के द्वारा। प्रसूप कोशिकाएं बनी थी, जो प्रारंभ में मैंने बताया था कि कई अधस त्वचा की हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती हैं, वो क्या कहती हैं शुरू में, जैसे ये बीजांडकाय है, बीजांडकाय इस प्रकार ये बीजांड है। बीजांड को ही क्या कहा जा रहा है? ये पुष्प का अंडाशय भाग है, वर्तिका है, और ये यहाँ पे वर्तिकाग्र है। जो ये बीज का बीजांड है, इसको क्या बोला जा रहा है? पहले से ही गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी बोला जा रहा है। धानी के अंदर किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना है, गुरु बीजाणु का बनेगा। गुरु बीजाणु कैसे बनेगा? जो ये अपरिपक्व अवस्था में जब ये बीजांड की कोशिकाएं होंगी, उनमें से कुछ कोशिकाएं हाइपोडर्मल कोशिकाएं बड़ी हो जाएंगी आकार में बड़ी होकर किसका रूप ले लेंगी? प्रसूप कोशिका का रूप ले लेंगी। प्रसूप कोशिका का कैसा? परिणत विभाजन होगा। परिणत विभाजन होगा तो क्या? दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। एक तो होगी प्राथमिक भित्ति कोशिका, और एक बनेगी प्राथमिक बीजाणु या गुरु बीजाणु जन कोशिका। इस प्रकार इस कोशिका का जब विभाजन होगा, या सीधे ही ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी? सीधे किसमें परिवर्तित होगी? सीधे परिवर्तित होगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हुई। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या? कि गुरु बीजाणु जनन प्रसूप कोशिका के परिणत विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक गुरु बीजाणु जन कोशिका। गुरु बीजाणु जन जो कोशिका है, सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इसके अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितने? 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसे ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। कैसे होंगे ये गुरु बीजाणु? एक रेखिक क्रम में होंगे। इसका क्या है? रेखिक क्रम में चतुष्क। हमने पराग कणों का भी चतुष्क देखा था, ये उस प्रकार लघु बीजाणुओं का चतुष्क पढ़ा था। तो ये चतुष्क कैसा होगा? एक रेखीय क्रम में होगा, और इस क्रिया को क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक था मादा युग्मोद्भिद। आपका मेन टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मक का निर्माण कैसे होना है, इसी के आगे हम चलते हैं। ये तो गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं यहाँ तक था। अब इसका और पूरा प्रोसेस है, मादा युग्मोद्भिद का निर्माण कैसा होगा, वो यहीं से ही पूरे फ्लो चार्ट में यहीं से इसके आगे बढ़ेंगे। ये जो 4 कोशिकाएं थी, ये 4 जो लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था, इनमें से जो नीचे वाले होंगे लघु बीजाणु, ये अपहासित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, या इसको पोषण दे देंगे। और ऊपर वाला जो निभाग की तरफ होगा, हमने कुछ ऐसी संरचना बताई थी, एक कोशिका थी, उसका विभाजन हुआ, 2 बन गई, तो ये सारी प्रोसेस चलेगी। अब तो क्या हुआ, जो ये वाला कोशिका थी, ये सक्रिय हो गई, और ये क्या हो गई? अपहासित हो गई। तो ये इस प्रकार ये सक्रिय कोशिका है, और ये अपहासित कोशिका है, इसको सक्रिय बोलेंगे। सक्रिय कोशिका को ही भ्रूण कोश कहा गया। क्या कहा गया? भ्रूण कोश, मात्र कोशिका बोला गया। तो इसे मात्र कोशिका जो थी, ये जो सक्रिय, इसका क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाओं में, इस प्रकार एक कोशिका थी तो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो गई। ये फिर इसका समसूत्री विभाजन हुआ तो कितनी हो गई? ये 4 हो गई। फिर इसका समसूत्री विभाजन हुआ तो इस प्रकार 8 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। 8 में से निषेचन से पूर्व एक कोशिका क्या हो गई? ये 8 थी। तो लास्ट में क्या हुआ? एक कोशिका ये ध्रुवों की तरफ 3 रही, दोनों ध्रुवों की तरफ 3-3, और बीच में एक कोशिका आ गई, मगर केंद्रक 2 रहे। इस प्रकार 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं,
एक द्वितीयक केंद्रक और एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। जो अंड कोशिका है यही क्या है, मादा युग्मोद्भिद। ये पूरे को ही मादा युग्मोद्भिद कहेंगे। इस पूरे भ्रूण कोश को, जो ये था भ्रूण कोश आपका, भ्रूण कोश, इसको ही मादा युग्मोद्भिद कहते हैं पूरे इसको। जो अंड कोशिका है, अंड एक्चुअल में अंड समुच्च में, ये तो सहायक कोशिकाएं थी, ये अंड कोशिका थी, इन दोनों को संयुक्त रूप से अंड समुच्च कहा जा रहा था। ये मादा युग्मोद्भिद, एक्चुअल में अंड कोशिका क्या है, मादा युग्मोद्भिद। इस प्रकार मादा युग्मोद्भिद का निर्माण विकास होता है। ऐसे लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु दोनों का ही मैंने नोट्स में फ्लो चार्ट दिया है। फ्लो चार्ट के द्वारा आप समझकर अपने आप अपनी शाब्दिक भाषा में उसको लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट आपने बना लिया, मतलब समझ लिया, तो आपने आंसर उसका पूरा शाब्दिक भाषा में उसको लिख सकते हैं और इसमें आसानी रहेगी। नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगी चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के एक टेस्ट समझ लेना, एक कॉपी बना लेना। उसमें क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन भेजूंगी, 20 मार्क्स का टेस्ट होगा। वो क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, कुछ 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 1-3 मार्क्स का भी होगा। वो आपको एक कॉपी में नोट करना है। और नेक्स्ट आपका सेकंड चैप्टर का भी टेस्ट होगा, उसमें मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगी, आपको लर्न करना है और करना है। नेक्स्ट है आपका कि आपको बायोलॉजी की फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल। मार्केट में चले जाना आप, प्रैक्टिकल फाइल एक लाइनिंग वाला पेज होगा, इस प्रकार एक लाइनिंग वाला पेज होगा और एक व्हाइट पेज होगा जिसपे आउटलाइन भी की हुई होगी। ये पेज, उसमें धागा डला होगा, धागे वाली फाइल लेना। और प्रैक्टिकल फाइल में डायग्राम हमेशा इस साइड बनाना, ठीक है, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड डायग्राम बनाना। एक बार मैंने पढ़ाते टाइम भी आपको बताया था। और राइटिंग इस टाइम करना। जब एक प्रैक्टिकल खत्म हो जाए तो ये नहीं हमें पेज की बचत करनी है तो इसी पेज पे रख लो, नहीं, ये पूरा कंप्लीट करके सामने ऐसे ही पेज लाना है कि जिसपे ये वाला पेज हो और यहाँ पे नया प्रैक्टिकल स्टार्ट करना और यहाँ पे उसका डायग्राम बनाना है। ऐसे ही आपको फाइल तैयार करनी है।